गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर में। बच्चों, आज जो मैं एक टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि ये टॉपिक नया टॉपिक नहीं है, मगर इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस इतनी है, जितनी बार इसके बारे में पढ़ा जाता है उतनी ही ये ज़्यादा हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो बच्चों, मैं आपको ये और आपको शुरुआत में ही जानकारी दे देता हूँ कि ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं और वो जो क्वेश्चन जो है कई प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के अंदर इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको इंडिकेट करता रहूँगा कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है और आप चाहें तो उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ का जो एग्ज़ामिनर होता है DCO का, उसमें भी इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि आजकल जब हम GPAT के बारे में बात करते हैं तो GPAT में भी कई प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो कि फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड है, फाइटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो मैं आपको इंडिकेट करता रहूँगा, इसलिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक का जो नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ग्लाइकोसाइड एक केमिकल कैटेगरी है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसका मतलब कि हम यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और एक जो हमारा केमिकल कैटेगरी है ग्लाइकोसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरा लेक्चर है केवल इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर आज हम रहेंगे और इन तीनों टॉपिक को थोड़ा डिटेल में आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, उसमें मैं MCQ होंगे जो कि हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि पहले मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूं जिससे कि आपके आइडियाज़ क्लियर हो जाए। डायरेक्टली MCQ पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो MCQ पे होगा और मैं आपसे कहूँगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनें जिससे कि हमारा एक टॉपिक तैयार हो जाए GPAT के अकॉर्डिंगली, फार्मासिस्ट कोचिंग के हिसाब से, या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये जो टॉपिक है हमारा B.Pharm 4th सेमेस्टर में आएगा, B.Pharm 5th सेमेस्टर के अंतर्गत भी ये पाया जाएगा और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर भी जब हम बात करते हैं ये टॉपिक उसमें कवर होता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मगर ये जो टॉपिक है ये एक जगह ना हो के कई एग्जामिनेशन जो फार्मेसी के जो सेमेस्टर है या फिर ईयरली वाइज डिप्लोमा का जो कोर्स है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, B.Pharm 4th सेम, B.Pharm 5th सेम में आपका ये ज़रूर 100% है। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें काफ़ी मदद पड़ेगी। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे अपने कंटेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो मैं कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले तो फार्माकोग्नोसी आएगा और फार्माकोग्नोसी के अंदर मैं 2 पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। पहला तो हो जाएगा डेफिनेशन और दूसरा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फिर उसके बाद हम लेंगे टॉपिक फाइटोकेमिस्ट्री और फाइटोकेमिस्ट्री में जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक केमिकल कैटेगरी या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसको हम ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके अंदर जो हेडिंग्स आएंगी वो क्या क्या होंगी, डेफिनेशन होगा, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारी ग्लाइकोसाइड की, क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड का डिस्कस करेंगे और केमिकल टेस्ट जो होते हैं उनके बारे में जो ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड हैं, ग्लाइकोसाइडल ड्रग से जो रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट आ रहा है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। जब बच्चों हम फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करते हैं तो फार्माकोग्नोसी जो होता है, जो वर्ड है, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी भी दे दूं कि ये 1815 के अंदर सिडलर साहब थे, SEYDLER सिडलर, उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को अपने रिसर्च वर्क
एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका के अंदर इसको यूज़ किया था। ये जो एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ये जो फार्माकोग्नोस्टिका जो वर्ड है, ये उनके रिसर्च वर्क के अंतर्गत आया था। इसलिए सिडलर ने 1815 के अंदर सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था, जो कि आज फार्माकोग्नोसी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड हिज वर्क, ही यूज्ड द फार्माकोग्नोसी वर्ड फर्स्ट टाइम, द आंसर विल बी द सिडलर, SEYDLER। एक बार इनके ईयर पे क्वेश्चन आ चुका है, इन विच ईयर सिडलर यूज्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी इन हिज वर्क, दैट इज़ द 1815। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, द सिडलर यूज द वर्ड फार्माकोग्नोसी इन हिज रिसर्च वर्क, द टाइटल ऑफ द रिसर्च वर्क इज एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इज़ द राइट आंसर। तो ये 3 मैंने आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चंस का हिंट दे दिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अब हम फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करते हैं। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले बात की जाएगी हम बात करेंगे फार्माकॉन के बारे में। तो जब हम फार्माकॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो फार्माकॉन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है ड्रग। दूसरा जो वर्ड आ रहा है बच्चों, उसका नाम है गिग्नोस्को। कई बुक में आपको ग्नोसिस के नाम से भी मिलेगा, तो दोनों वर्ड को याद रखने ज़रूरी हैं, गिग्नोस्को या फिर ग्नोसिस। इसका मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो यहाँ पे 2 वर्ड के मीनिंग आ गए हैं। जब हम फार्माकॉन वर्ड के बारे में बात करते हैं उसका मीनिंग है हमारा ड्रग, और जब गिग्नोस्को के मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। अगर हम इन दोनों ही वर्ड को मिला देते हैं तो एक डेफिनेशन, हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हमारी फार्माकोग्नोसी की बन जाती है, और वो है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फार्माकोग्नोसी। दोनों वर्ड को मिला दिया, जो मीनिंग जो आ रहे थे फार्माकॉन का, जो मीनिंग जो आ रहा था गिग्नोस्को का, उन दोनों को हम जब मिला देते हैं तो वो हमारी डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी की बन जाती है। मगर जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कई पैरामीटर इसके अंदर कवर नहीं होते। तो एक डेफिनेशन बच्चों मैंने और करके यहाँ पे और मेंशन की गई है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन इज़ द Pharmacognosy is the systematic and scientific study of crude drugs obtained from natural sources। अब जब इस डेफिनेशन को देखा जाएगा तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने अलग अलग कलर से मेंशन किया गया, उनका मीनिंग को थोड़ा मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे हम डेफिनेशन ख़त्म कर देंगे। पहले वर्ड के बारे में बात करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है भाई? किसी भी ड्रग को अगर हमें एक्सप्लेन करना है उसके करैक्टर के बेसिस पे, तो हम उसको ईजिली एक्सप्लेन तब कर सकते हैं जब उसका एक सिस्टमैटिक पैटर्न होगा हेडिंग्स की फॉर्म में। आप फार्माकोग्नोसी की कोई भी बुक को आप उठा के देखें, उस बुक के अंदर आप किसी भी ड्रग का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक हेडिंग्स के अंदर ही होगा। स्पेसिफिक हेडिंग्स का मतलब क्या है? उसमें जो हेडिंग्स होंगी हर बार वही हेडिंग्स हर बार अलग अलग ड्रग को डिस्क्रिप्शन में उसी तरीके से होंगी, उनके सीक्वेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं पाया जाता। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेनल ड्रग का ले लेते हैं। फेनल ड्रग में सबसे पहले अगर हम ड्रग का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बुक के अंदर, सबसे पहले उसका कॉमन नेम आ जाता है। कॉमन नेम क्या जो होगा उसे सौंफ के नाम से जानते हैं, फॉनिकुलम के नाम से उसको जाना जाता है। फिर उसका बायोलॉजिकल सोर्स आ जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स में ड्रग का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, बोटेनिकल नेम क्या और फैमिली है, ये आ जाती है। उसके बाद उसका ज्योग्राफिकल सोर्स आ जाएगा, कहाँ पे वो नेटिव प्लेस है। फिर कल्टीवेशन एंड कलेक्शन पार्ट आ जाएगा, कहाँ किस तरीके से प्लांट की मेडिसिन प्लांट की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो आता है वो हमारे केमिकल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर कह दीजिए, मैक्रोस्कोपिक करैक्टर कह दीजिए कि ड्रग का जो डिस्क्रिप्शन है एक्सटर्नल करैक्टर के बेसिस पे बताया जा सकता है। कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है। नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक करैक्टर। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है माइक्रोस्कोपिक करैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर की जो स्टडी है, ट्रांसफर सेक्शन की फॉर्म में अगर हम काट के उसके सेलुलर स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। माइक्रोस्कोपी के बाद हमारे केमिकल कांस्टेंट आ जाते हैं। उसके केमिकल कांस्टेंट क्या है, केमिकल कैटेगरी क्या है, क्या क्या केमिकल कांस्टेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। केमिकल टेस्ट उसके अंदर आ जाते हैं। केमिकल टेस्ट के बाद उसका उसके मेडिसिनल यूजेस आ जाते हैं। मेडिसिन यूजेस के बाद उसका अडल्ट्रेशन आ जाता है या फिर एलाइड स्पीसीज आती है। तो मैंने जो सीक्वेंस आपको हेडिंग्स का बताया है,
इन हेडिंग्स के अंतर्गत अगर हम अपनी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन को डालते हैं तो ये जो स्टडी होगी बच्चों, ये सिस्टमेटिक स्टडी कहलाती है। तो किसी भी ड्रग को अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना है तो इन स्पेसिफिक हेडिंग्स के अंदर ही करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं, हम चाहकर भी इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। सपोज कीजिए सबसे पहले मैंने एडल्ट्रेशन डाल दिया और बायोलॉजिकल सोर्स को सबसे एंड में डाल दिया। ऐसा सीक्वेंस आपको दुनिया की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसी तरीके से है जिससे कि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। ये तो बच्चों बात हो गई सिस्टमेटिक स्टडी की। अब बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी की। तो जब हम साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी अगर अब बात करें, सपोज़ कीजिए मैं कोई ड्रग ले लूँ क्लोव, जिसे लौंग कहते हैं, और मैं कह दूँ कि भाई ये तो डेंटल एनाल्जेसिक है, मेरे कहने से वो डेंटल एनाल्जेसिक नहीं होगी जब तक अनटिल और अनलेस उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ना देखे जाएँ। वो फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, एनिमल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। उस डाटा के बेस पे अगर वो स्टडी कंफर्म होती है, पॉजिटिव आती है, तभी वो कही जा सकती है कि ये जो क्लोव है वो डेंटल एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो डेंटल एनाल्जेसिक एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना भी वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, साइंटिफिक स्टडी के अंदर आता है। उसमें एक्सट्रैक्शन होगा, आइसोलेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। तो ये जो पैटर्न है, ये जो मेथड्स हैं, ये सारे के सारे मेथड करेंगे, उसके बाद ही कंफर्म है। मतलब किसी भी ड्रग के मेडिसिनल यूजेस के बारे में, किसी भी ड्रग के फाइटोकॉन्स्टेंट के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे दी जा रही है, और इस प्रकार की स्टडी को ही हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। अब आ रहा है क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का मतलब क्या है, कोई भी ड्रग अगर हमें नेचर से ऑब्टेन हो रही है तो वो हमें रॉ फॉर्म में मिलती है। अगर रॉ फॉर्म में जो ड्रग मिलती है बच्चों, उसको क्रूड ड्रग के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, और वो आपसे केवल एक ही वर्ड बोलेंगे, डिफाइन द क्रूड ड्रग। अब आपको डिफाइन करना किस तरीके से, द ड्रग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल, दोज ड्रग आर टर्म्ड एज ए क्रूड ड्रग। इस प्रकार की ड्रग को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। तो इनका प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब लास्ट जो आ रहा है वर्ड हमारा नेचुरल सोर्सेज। जब हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल सोर्सेज वो प्राकृतिक माध्यम जिनके द्वारा हमें ड्रग्स ऑब्टेन हो रही है, उनको हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। प्लांट सोर्स तो है, प्लांट के द्वारा हमें मेडिसिनल ड्रग ऑब्टेन हो रही हैं। मैराइन सोर्सेज, जिसके द्वारा वाटर के अंदर होने वाले जलीय पौधे या फिर जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा, वाटर एनिमल्स के द्वारा हमें मेडिसिन ऑब्टेन हो रही है। मिनरल सोर्सेज, मिनरल से हमें ड्रग ऑब्टेन हो रही है। एनिमल सोर्सेज, जो कि जीव जंतुओं से हमें मेडिसिन ऑब्टेन हो रही हैं। तो ये एक एग्जैक्ट और स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई फार्माकोग्नोसी की। मैं समझता हूँ कि ईच एंड एवरी वर्ड को मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की। बहुत ज़्यादा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस में जो मेंशन है, स्पेसिफिकली हेडिंग है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। बी फार्म फोर्थ सेम में भी मेरे ख्याल से स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के ऊपर एक डेफिनेशन बनती है, एक पार्ट है उनके सिलेबस का। तो ये आप इनको ज़रा ध्यान से देखें। सेंटर में फार्माकोग्नोसी है और उसके साथ ही मैंने कुछ बॉक्स बना दिए हैं जिनके अंदर उसका अटैचमेंट है या फिर फार्माकोग्नोसी का स्कोप से रिलेटेड पॉइंट हैं। नंबर 1 जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। नाम बहुत फेमस है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू कल्चर, किसी भी प्लांट के एक्स प्लांट को लिया जाएगा। एक्स प्लांट का मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है, वो स्टेम हो सकती है, एक लीफ हो सकती है, रूट का पार्ट हो सकता है, राइजोम का पार्ट हो सकता है। कोई भी पार्ट अगर उसको लिया जाता है और उसको पर्टिकुलरली एसेप्टिक कंडीशन के अंदर, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, वो इन्वायरमेंट जिसमें किसी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं पाई जाती, एसेप्टिक कंडीशन के अंदर कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया वो मीडियम है जो कि सारी की सारी नरिशमेंट रिक्वायरमेंट रखता है, जो कि उस एक्स प्लांट को कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। उसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर प्लांट हार्मोन्स होंगे। तो जितने भी कंपोनेंट जो चाहिए किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए उस मीडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर किसी भी एक्स प्लांट को एसेप्टिक कंडीशन के अंदर कल्चर मीडिया के अंदर अगर ग्रो कराया जाता है, ये जो टेक्निक होती है, ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, यही हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है। यहाँ पे हम फील्ड में प्लांट को ग्रो नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे हम लैब के अंदर प्लांट को ग्रो करा रहे हैं। एक एक्स प्लांट से प्लांट को ग्रो कराया जा रहा है। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ क्या है, इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहला यूज़ तो आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ये वो तत्व हैं
जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनते हैं प्लांट के अंदर, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के होने की वजह से ही किसी भी मेडिसिनल प्लांट की मेडिसिनल एक्टिविटी पाई जाती है या फिर पॉसिबल है। अगर उस प्लांट में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को निकाल दिया जाए तो किसी भी तरीके से मेडिसिनल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है, जो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो मात्रा जो होती है वो बढ़ाई जाती है। किस मेथड के द्वारा? प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। दूसरा जो आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। कई प्रकार की आजकल ऐसी स्पीसीज़ हो गई जो कि लुप्त प्राय हैं। एंडेंजर्ड का मतलब ही लुप्त प्राय स्पीसीज़। तो उन प्लांट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके एक्स प्लांट को लाएंगे और नए प्लांट का हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन पार्ट आ गई जो कि किससे जुड़ी हुई हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर से। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी जो है किससे? फाइटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। फाइटो का मतलब है प्लांट और केमिस्ट्री का मतलब होता है उसके अंदर उपस्थित रासायनिक तत्व, उनका पता लगाना, उनको निकालना, किस तरीके से जो प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं वो हमारा फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल जो वर्क है वो किससे रिलेटेड होगा? वो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी प्लांट से उसके अंदर उपस्थित रासायनिक तत्वों को निकालना, ये हमारा एक्सट्रैक्शन है। और एक्सट्रैक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होगा? मिक्सचर ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जब मिक्सचर ऑफ फाइटो कांस्टेंट है उसका मतलब बहुत सारे उसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट है। अगर उस फाइटो कांस्टेंट में से मैं एक फाइटो कांस्टेंट को निकालता हूँ तो वो प्रोसेस बच्चों कहलाता है आइसोलेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एक्सट्रैक्शन आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है आइसोलेशन आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं ये हमारे किस में किए जाएंगे? फार्माकोग्नोसी में किए जाएंगे। अब तीसरा जो हमारा जो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड विद द फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी का। तो हम फार्मास्यूटिक्स में क्या करते हैं? जनरली जो फॉर्मुलेशंस का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो फार्मास्यूटिक्स में किया जाता है। तो फाइटोकेमिस्ट्री या फिर हम प्लांट से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड होगा? इट शुड बी रिलेटेड विद द फार्मास्यूटिक्स। नंबर 4 दैट इज़ अ फार्माकोलॉजी, दैट इज़ अ वन अनदर ब्रांच ऑफ द फार्मेसी। तो आप ये बात को ज़रा ध्यान से देखो कि फार्माकोग्नोसी का लिंक 3 ब्रांच से तो यहाँ पर आ गया है। पहला जो आ रहा था वो फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गया। फार्माकोग्नोसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है किसके साथ? फार्मास्यूटिक्स के साथ, ये फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के साथ हो गया। अब तीसरा जो आ रही है ब्रांच हमारी आ रही है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? किसी ड्रग की अगर मेडिसिनल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना है तो एनिमल मॉडल्स के द्वारा उसको हम निर्धारित करते हैं। अगर वो एक्टिविटी पॉजिटिव पाई जाती है एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे जो कि हम फार्माकोलॉजी में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि ये जो ड्रग है ये हमारी मेडिसिनल एक्टिव है। अगर कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वो मेडिसिनली एक्टिव ड्रग नहीं है। अब आ रहा है हमारा फार्माकोग्नोसी का जो रिलेशन है दैट इज़ रिलेटेड विद द कल्टीवेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कल्टीवेशन, कलेक्शन और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इन चारों ही जो हेडिंग का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि हम जो मेडिसिनल प्लांट का जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो उन्हें उगा रहे हैं, जो उनकी खेती कर रहे हैं, उन सब का मेन पर्पज़ यही है कि हमें हेल्दी मेडिसिनल प्लांट ऑब्टेन होने चाहिए, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और इनके अंदर उपस्थित सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर फाइटोकॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑप्टिमम होनी चाहिए। वेरियस टाइप के जो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका जो डिस्कशन होता है वो हमारा फार्माकोग्नोसी से अंतर्गत ही होगा। और जो लास्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ द हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। फार्माकोग्नोसी का डायरेक्टली लिंक दिखाया हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो कि हर्ब से रिलेटेड है। बहुत सारी आजकल तो मॉडिफिकेशन हो गए हैं, नई नई प्रकार की कंपनी आ गई हैं जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। और कुछ रिनाउंड कंपनी डाबर हो गई, ऊझा हो गई, वैद्यनाथ हो गई, हिमालय हो गई, दे आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन विच आर रिलेटेड विद द हर्ब्स। तो एक यहाँ पे नाम आप जरूर देखेंगे, डायोस्जेनिन प्रोडक्शन। डायोस्जेनिन का नाम मैं आपको बता दूँ, ये जो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ये किस ड्रग के अंदर पाया जाता है? हालांकि बहुत सारी ड्रग के अंदर पाया जाता है, ये गोखरू के अंदर भी पाया जाएगा। और जब हम बात करते हैं मेन जो इसका जो सोर्स है वो है डायस्कोरिया ड्रग। डायस्कोरिया इज़ द नेम ऑफ द ड्रग, जिसको हिंदी में जिसका कॉमन नेम यैम होता है, YAM, यैम के नाम से जाना जाता है। बोटानिकल नेम जो है डायस्कोरिया डेल्टोइडा, डायस्कोरिएसी का प्लांट है ये। इसके अंदर एक रासायनिक तत्व होता है, एक्टिव कांस्टेंट होता है जिसका नाम है डायोस्जेनिन। अब मैं इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन बताता हूँ। डायोस्जेनिन क्या? ये स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर कंपाउंड है, स्टेरॉयडल मॉइटी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। ये जो डायोस्जेनिन है इट एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये 3 मेजर जो कंपोनेंट हैं उनको बनाने के लिए हमें डायोस्जेनिन की ज़रूरत पड़ेगी। डायोस्जेनिन क्या है? इट एक्ट एज ए प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब क्या है? ये स्टार्टिंग मटेरियल है जो कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बनाने के लिए, हमारे सेक्स हार्मोन्स को बनाने के लिए और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों, ये जो हमने जो डिस्कशन किया है, दीज आर द स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइटोकेमिस्ट्री से। पहले तो अब फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। इसके शब्द पे जाइए, जो ये जो वर्ड है फार्माकोग्नोसी, इस पे ही जाते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, हमारा जो फाइटोकेमिस्ट्री है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो है हमारा फाइटो और दूसरा जो वर्ड इसके अंदर आ रहा है केमिस्ट्री। दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो है हमारा केमिस्ट्री। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द केमिकल कैटेगरी। अब अगर इन दोनों वर्डों को मिला दिया जाए फाइटोकेमिस्ट्री, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे प्लांट के अंदर जो उपस्थित हमारे केमिकल कांस्टेंट होते हैं, केमिकल कैटेगरी जो होती हैं, उनका जो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट। वही चीज़ को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। फाइटो का मतलब तो आ गया प्लांट और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इट्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट के अंदर उपस्थित फाइटो कांस्टेंट के बारे में, उसकी केमिकल नेचर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी किसके अंतर्गत आएगी? वो जानकारी आएगी हमारी फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहली बात तो मैं ये बता दूं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स कह दीजिए, जिनकी जो फॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर प्लांट के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे तो किसी भी कंडीशन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन उठता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन प्लांट के अंदर होती किस तरीके से है? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, दैट इज़ द मेटाबॉलिक पाथवेज। प्लांट के अंदर कई प्रकार के मेटाबॉलिक पाथवे, जिसको हम बायोसिंथेटिक पाथवेज के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है, जो रासायनिक क्रियाएं वो होती रहती हैं। और बायोसिंथेटिक पाथवेज के द्वारा प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो फॉर्मेशन है वो होती रहती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कई प्रकार के पाथवेज है, जैसे एसीटेट पाथवेज हो गया, अमाइनो एसिड पाथवे हो गया, TCA साइकिल, क्रैब्स साइकिल पाथवे हो गए। जितने भी पाथवेज के मैंने नाम लिए, इनके अलावा और भी बहुत सारे पाथवेज होते हैं जिनके द्वारा प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती रहती है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वो नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं एग्जांपल ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एग्जांपल की कैटेगरी बहुत बड़ी है, इसके अंदर आएगा हमारा ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रेजिन, स्टेरॉइड एक्सेट्रा। ये बच्चों जितने भी नाम लिखे गए हैं, ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दे हैव बीन टर्म्ड एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनको एक नाम से और जाना जाता है, they are also termed as a chemical categories. So secondary metabolites और the chemical categories are the same terminology having the same meaning। और इनके अंतर्गत बहुत सारी ड्रग्स आती है जिनके अंदर बहुत सारे एक्टिव कांस्टेंट आते हैं जो कि इन स्पेसिफिक केमिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स। बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझा दिया गया है कि अगर किसी प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की उपस्थिति होगी, वो प्लांट उतनी ही मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेडिसिनल एक्टिविटी। इफ़ वी रिमूव द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट, in this condition the medicinal plant is not able to produce its medicinal action. For that reason the secondary metabolites plays a significant role for the formation or the production of the medicinal activities। अब हम अपने एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसको हम ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। बच्चों ग्लाइकोसाइड हैं क्या? ग्लाइकोसाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें प्लांट सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं और एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकते हैं। जब हम ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड जो होता है बच्चों 2 यूनिट से मिलके बना होता है।
एक तो है हमारी ग्लाइकॉन जिसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी जो है हमारी नॉन शुगर जिसको हम ए ग्लाइकॉन के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम हो रहा है जैनिन। बच्चों मैं आपको इंडिकेट कर दूं, जैनिन के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बी फार्म 4th सेम या फिर 5th सेम का एग्ज़ाम हो, उसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उस पर पूछा जा चुका है, जैनिन वर्ड इन द ग्लाइकोसाइड स्टैंड फॉर। तो जैनिन का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए ग्लाइकोन पोर्शन या फिर नॉन शुगर पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड आर टर्म्ड एज ए जैनिन। तो हम टॉपिक पर आते हैं। ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। मेनली अगर ग्लाइकोसाइड को डिफाइन करें तो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ग्लाइकोसाइड्स आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट। वन इज़ द ग्लाइकॉन जिसको हम शुगर यूनिट के नाम से भी जानते हैं, दूसरी जो होती है उसको नॉन शुगर यूनिट बोला जाता है जिसको ए ग्लाइकॉन यूनिट या फिर जैनिन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो ग्लाइकोसाइड के अंदर ये जो ग्लाइकॉन और जो नॉन शुगर जो पार्ट है ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये जुड़ने का जो रीज़न है इसके पीछे होता है लिंकेज, और वो जो लिंकेज जो होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर ग्लाइकोसाइड के ऊपर अगर हम एंजाइमेटिक या फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ध्यान से सुनना, इफ़ वी ऐड द एंजाइम्स, इफ़ वी ऐड द एसिड on the glycoside, on the treatment of the enzymes or on the treatment of the acid, the glycoside linkage is breakdown. The glycosidic linkage is breakdown. What will happen? जब ये linkage ही टूट गया तो इस linkage का काम क्या था? इस linkage का काम ये था कि ये ग्लाइकॉन शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट जिसको हम ए ग्लाइकॉन के नाम से जानते हैं उनको जोड़ के रखने का काम कर रहा था। मगर जब हमने इसके ऊपर एसिड का ट्रीटमेंट किया या फिर इसके ऊपर हमने एंजाइम्स का ट्रीटमेंट किया तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था ये टूट गया। जब ये ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब टूटेगा तो दोनों का क्या होगा, ग्लाइकोन पोर्शन अलग हो जाएगा और हमारा ए ग्लाइकोन पोर्शन जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। ग्लाइकोन पोर्शन सेपरेटेड आउट, ए ग्लाइकोन पोर्शन इज ऑल्सो सेपरेटेड आउट। इस कंडीशन में जब हाइड्रोलाइसिस हो चुका है, ग्लाइकोन पोर्शन ए ग्लाइकोन पोर्शन से अलग हो चुका है, उस कंडीशन में वो ड्रग ग्लाइकोसाइडल ड्रग नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब है हाइड्रोलाइसिस हो चुका है। जब ये आपस में जुड़े हुए थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में तब वो ग्लाइकोसाइड कहला रहे थे। मगर ये जो ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन है इनका भी अपना अलग अलग फंक्शन है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लाइकोसाइड इज एक्ट एज ए कैरियर, और दूसरा भाई जो है ए ग्लाइकॉन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ द ग्लाइकोसाइडल ड्रग। ग्लाइकोसाइड की कोई भी ड्रग हो उसमें जो मेडिसिनल एक्टिविटी जो पाई जाती है वो केवल और केवल उसके ए ग्लाइकॉन पोर्शन के होने की वजह से ही पाई जाती है। ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं ग्लाइकॉन शुगर पार्ट का काम क्या है। शुगर पार्ट का काम है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सेना का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ग्लाइकोसाइडल ड्रग है। सेना के अंदर जो पाए जाते हैं सैनोसाइड्स, और सैनोसाइड क्या है, ये हमारे एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आएगा, जिसका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करती है। और जब हम लैक्सेटिव एक्शन के बारे में बात करेंगे तो कोई भी ड्रग अगर लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करेगी तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में अपना साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जाके वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। मगर ए ग्लाइकोन पोर्शन को लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचना है तो इस ए ग्लाइकोन पोर्शन को जो कि सैनोसाइड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का जो काम करता है वो है हमारा शुगर पार्ट और ग्लाइकॉन पोर्शन। इसको याद रखिएगा। तो इसलिए इसको एज ए कैरियर की तरह नाम बोला जाता है, इसको ट्रांसपोर्टर की तरह नाम बोला जाता है। ये ग्लाइकॉन पोर्शन को लेगा और वहाँ पे जाके छोड़ेगा जहाँ पे इसको अपना मेडिसिनल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो दोनों ही अपना रोल प्ले करेंगे, ग्लाइकॉन पोर्शन एज वेल एज ए ग्लाइकॉन पोर्शन। अब बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की शुगर प्रेजेंट रहती हैं डिफरेंट प्लांट के अंदर, मगर ये पाया गया है मोस्ट कॉमन जो शुगर जो प्रेजेंट रहती है ग्लाइकोसाइडल ड्रग के अंदर, मोस्ट कॉमन, नॉट ऑल, सभी में नहीं, मोस्ट कॉमन जो शुगर जो पाई जाएगी वो होगी बीटा डी ग्लूकोज। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है जीपैट के अंदर। जीपैट या फिर जो पहले गेट हुआ करता था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द मोस्ट कॉमन शुगर इज प्रेजेंट इनटू द ग्लाइकोसाइड, द आंसर विल बी द बीटा डी ग्लूकोज। इसको दिमाग में रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लाइकॉन का फंक्शन क्या है, ए ग्लाइकॉन का फंक्शन क्या है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोसाइड के अंदर, कि ये किसको जोड़ के रखने का काम करेगा, ये ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन को जोड़ के रखने का काम करेगा, तभी वो ग्लाइकोसाइड कहलाता है।
और ग्लाइकोसाइड का जो लिंकेज है किसके द्वारा टूट सकता है, वो या तो वो हाइड्रोलाइसिस होगी, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या फिर वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा टूट सकता है। मोस्ट कॉमन जो शुगर है वो कौन सी पाई जाती है ग्लाइकोसाइडल ड्रग के अंदर, आंसर हो गया हमारा, आंसर है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्लाइकोसाइड, जनरली है जो ग्लाइकोसाइड के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं ये तो एसिटल होंगे या फिर शुगर ईथर के नाम से इनको जाना जाता है। ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस हैं। इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ईच शुगर एंड द नॉन शुगर मोइटी विद लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप शुगर मोइटी का, हाइड्रोक्सी ग्रुप नॉन शुगर ए ग्लाइकोन मोइटी का, जब आपस में उनका इंटरेक्शन होता है तो उनमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। तो इस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो आ रहा है हमारा ग्लाइकोसाइडिल हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पे आ रहा है ए ग्लाइकोन हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और रिमूव होने के बाद क्या हो गया, ROR शुगर ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यही हमारा क्या है, दिस इज़ द ग्लाइकोसाइड। तो केमिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से हो गई। जब हम फिजिकल पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करेंगे, तो पहली बात ग्लाइकोसाइड जो होती है या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाएगी या फिर अमॉर्फस सब्सटेंस की फॉर्म में पाई जाती है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होगा, डाइल्यूट अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। ग्लाइकॉन तो शुगर है, तो शुगर तो वाटर में सॉल्युबल होती है, मगर इसमें जरूर दिमाग लगाना कि हमारा जो ए ग्लाइकोन पोर्शन है उसकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में पाई जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए ग्लाइकोन पोर्शन है उसकी सॉल्युबिलिटी या तो क्लोरोफॉर्म में होगी, बेंजीन में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगी, पेट्रोलियम ईथर में होगी, एन हेक्सेन में इनकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। जितने भी मैंने नाम लिए सॉल्वेंट के, दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। मोस्टली जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं। ऑप्टिकली जो एक्टिव होगा वो कौन सा होगा, लीवो रोटेटरी होगा। ग्लाइकोसाइड डू नॉट रिड्यूस फैलिंग टेस्ट अनटिल दे हाइड्रोलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम जब केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मगर इस पॉइंट को दिमाग में रखो। इसमें क्या कह रहा है, ग्लाइकोसाइड डू नॉट रिड्यूस फैलिंग टेस्ट अनटिल दे हाइड्रोलाइज। जब तक ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइज नहीं होगा, या तो उसमें एसिड का ट्रीटमेंट या फिर उसमें जब तक एंजाइम का ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक वो फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। उसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, इसे याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मगर इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। जो हमारे कोचिंग फार्मासिस्ट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है DCO में ये क्वेश्चन बनते हैं या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं, और जो फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। इनके नाम याद रखना, इनके कलर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन किस पे बनता है, क्वेश्चन वो बनता है जो ज़रा हटके हो। जैसे कि इसमें क्या बात बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड आर द कलरलेस। बहुत सारे जो ग्लाइकोसाइड होंगे वो कलरलेस होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता, मगर जो थोड़ा बहुत वेरिएशन करेंगे, एक्सेप्ट, जहाँ पे वर्ड एक्सेप्ट आ जाए ना, उन्हें दिमाग में ज़रूर रखना है। GPAT में मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड ऑरेंज और रेड कलर याद रखेंगे, फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड उसमें येलो कलर याद रखेंगे। अब आता है भैया क्लासिफिकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं कितने क्वेश्चन बन चुके हैं यार, इन्हें तो हमें रटना है, अच्छी तरीके से याद करना है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब क्या है, शुगर और नॉन शुगर जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहेगा उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। 4 प्रकार के लिंकेज होते हैं। पहला है O टाइप, पहला आ रहा है O टाइप, दूसरा आ रहा है C टाइप, तीसरा है S टाइप और चौथा आ रहा है हमारा N टाइप। अब इनको एक एक करके बात करेंगे। O टाइप ग्लाइकोसाइड में मतलब क्या है, O टाइप ग्लाइकोसाइड का मतलब है कि ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन है O बॉन्ड से आपस में अटैच रहेंगे। इनकी एग्जांपल याद कर लेना भाई, सेना एंड रुबार्ब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। सेना एंड रुबार्ब कम्स अंडर द O टाइप ग्लाइकोसाइड। C टाइप ग्लाइकोसाइड, इसका ब्रैकेट में मैंने नाम लिखा है एलोइन टाइप। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच इज़ नोन बाय नेम एलोइन टाइप। तो आपका उत्तर क्या होगा, दे आर द C टाइप ग्लाइकोसाइड। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ C टाइप ग्लाइकोसाइड ऑफ द एलोइन टाइप आर द एलोए एंड कैस्केरा। दीज आर द 2 ड्रग, नाम याद रखिएगा, दीज आर द 2 ड्रग, एलोए एंड कैस्केरा। C टाइप। S टाइप जो ग्लाइकोसाइड होंगे उसके अंदर हमारा आ जाएगा सिनिग्रीन। एक्टिव कॉन्स्टेंट का जो नाम है वो है सिनिग्रीन, और उसके अंदर जो ड्रग का जो नाम आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक मस्टर्ड। इसका ब्लैक मस्टर्ड पे बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस टाइप। और जो N टाइप होता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मेनली ये 3 तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
O टाइप, C टाइप और S टाइप लिंकेज के नाम से, ठीक है। इनको दिमाग में रखेंगे, इन पे क्वेश्चन पूछेंगे और MCQ में मेरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे भी। अब ये एक और क्लासिफिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी। ए ग्लाइकोन मोइटी का मैंने क्या बताया था, ए ग्लाइकोन मोइटी वो मोइटी होती है जो कि ग्लाइकोसाइड के अंदर प्रेजेंट रहेगी और इसकी इसी मोइटी के होने की वजह से ही ग्लाइकोसाइड जो है वो अपनी मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे एक एक करके नाम पढ़ेंगे, उनके हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ रहा है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ड्रग के एग्जाम्पल याद रखना, सेना, अलोए, रुबार्ब, कैस्केरा। मैं कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं बताऊँगा कि आपको इस ट्रिक से याद करना है, ट्रिक पे मेरा विश्वास ही नहीं है। जो बच्चे को जो चीज़ याद होती है वही याद होती है, जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे ट्रिक याद नहीं आती हैं। ट्रिक भूल गए तो पूरा का पूरा आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप मेहनत करके याद करें, ट्रिक पे मेरा विश्वास नहीं, ये मेरी पर्सनल राय है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल आ गए सेना, अलोए, रुबार्ब एंड कैस्केरा। एंथ्राक्विनोन का मतलब समझो पहले, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या है। जब भी हम किसी ग्लाइकोसाइडल ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इसका नाम आएगा, उसका मतलब ये है कि अब उस ड्रग के जो केमिकल कांस्टेंट होंगे उस केमिकल कांस्टेंट का जो बेसिक न्यूक्लियस जो पाया जाएगा वो एंथ्राक्विनोन मोइटी का बना होगा। जैसे कि सेना के अंदर सैनोसाइड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें जो बेसिक न्यूक्लियस जो बना होता है किसका बना होता है, एंथ्राक्विनोन मोइटी का। उसी तरीके से अलोए के अंदर एंथ्राक्विनोन मोइटी मेन एक्टिव कांस्टेंट के अंदर पाई जाएगी। कैस्केरा के अंदर, रुबार्ब के अंदर, इन सभी ड्रग के अंदर जो मेन एक्टिव कांस्टेंट जो होते हैं उनके जो बेसिक न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, उसमें एंथ्राक्विनोन मोइटी पाई जाती है। और एक बात और बता रहा हूँ, हटके है, मेडिसिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है। जिस ड्रग में भी, जिस ग्लाइकोसाइडल ड्रग के अंदर भी अगर एंथ्राक्विनोन मोइटी आ रही है या फिर एंथ्राक्विनोन वर्ड आ रहा है तो उसके मेडिसिनल यूज़ के अंदर आँख बंद करके लैक्सेटिव एक्शन लिख देना। ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एंथ्राक्विनोन मोइटी होती है बच्चों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्सेटिव एक्शन। तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने के लिए ये ड्रग जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, सेना, अलोए, रुबार्ब एंड कैस्केरा। और ये चारों ड्रग की इंपॉर्टेंस क्यों आ रही है, क्योंकि इनके अंदर एंथ्राक्विनोन मोइटी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं दूसरी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड। कार्डियक का मतलब हम जानते हैं हार्ट, तो वो ग्लाइकोसाइडल ड्रग जो हार्ट की डिजीज़ में काम में आने वाली ड्रग है, पहली बात। दूसरा जो आ रहा है क्या है, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या है, ये वो ग्लाइकोसाइड होंगे जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट रहेगी। स्टेरॉयड का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, स्टेरॉयडल मोइटी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, डिजिटैलिस है, स्ट्रोफेंथस है और हमारा थिवेशिया है। एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं, स्क्विल, ये भी हमारा इसी के अंदर आएगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड और हमारा स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, इस पे क्वेश्चन बनता है। जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं इनका क्लासिफिकेशन फर्दर होता है, कार्डिनोलाइट्स एंड बुफेडिनोलाइट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है या फिर स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड है, ये फिर से सब क्लासिफाइड होते हैं किसके अंदर, कार्डिनोलाइट्स के अंदर और हमारे बुफेडिनोलाइट्स के अंदर। इनके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है। एक के अंदर दोनों में इलेक्ट्रॉन रिंग पाए जाएंगे, एक 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट रहेगा कार्डिनोलाइट्स के अंदर, और दूसरे में जो होता है हमारा 6 मेंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट रहता है बुफेडिनोलाइट्स के अंदर। तो कार्डिनोलाइट्स और बुफेडिनोलाइट्स दोनों ही कैटेगरीज आती हैं हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर। जो कार्डिनोलाइट्स है उसके एग्जाम्पल है हमारे डिजिटैलिस एंड स्ट्रोफेंथस, और जो बुफेडिनोलाइड के जो एग्जांपल है वो है हमारा स्क्विल, SQILL, स्क्विल उसका एग्जांपल है। अब तीसरा आ रहा है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। जब हम सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करते हैं, पहले इसके वर्ड को देखो। इसके वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है सोप लाइक फॉर्मेशन। सोप का मतलब क्या होता है, झाग बनना। अगर मैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग ड्रग के पाउडर को लेता हूँ टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें मैं पानी डालता हूँ, पानी डालने के बाद उसको जब शेक करता हूँ तो आपको उसमें झाग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी भी ड्रग के अंदर इस प्रकार की अगर प्रॉपर्टी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये ड्रग ग्लाइकोसाइड की है, और ग्लाइकोसाइड में कौन सी, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड की है। एग्जाम्पल जो आ रहे हैं लिक्योरिस, जिसको हम मुलेटी के नाम से जानते हैं, और एक एग्जाम्पल और आ गया बच्चों डायस्कोरिया। ये डायस्कोरिया हमने कहाँ पढ़ा था, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में पढ़ा था, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के अंदर। तो डायस्कोरिया के अंदर पाया जाएगा डायोजेनिन, डायस्कोरिया डेल्टोइडा ड्रग का नाम होगा,
और ये डायस्जेनिन क्या काम करता है, स्टेरॉयडल मोइटी कंटेन करता है, और इसका जो मेन काम है इट एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और एक और हमारा आ रहा है जिनसेंग, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाली ड्रग है हमारी पैनेक्स जिनसेंग और पैनेक्स नोटिफोलिया, ये इसका बोटानिकल नेम है। एक तो कोरियन वैरायटी और एक हमारी चाइनीज़ वैरायटी है। तो दोनों ही जो वैरायटी हैं जिनसेंग की, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में एक क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। The saponin glycoside are responsible to produce one pharmacological और medicinal activity। आपका उत्तर होना चाहिए hemolytic activity, HAEMOLYTIC, hemolytic activity। hemolytic का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का स्पेसिफिक यूज़ है, आपको याद होना चाहिए। कई बार ये जी पैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 नंबर पे फार्मेसी के क्वेश्चन में, ये फार्मेसी के सेमेस्टर में 4th और 5th में इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोलाइटिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस बाय विच केमिकल कैटेगरी ऑफ द ग्लाइकोसाइड। आंसर होगा हमारा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हीमोलाइटिक एक्टिविटी। हालांकि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड भी 2 क्लास में क्लासीफाई फर्दर डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हमारा पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड और एक होता है हमारा टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड। जो बच्चों पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड है, नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, पेंटासाइक्लिक 5 रिंग प्रेजेंट होंगे, उसके उदाहरण में लिखिएगा लिक्योरिस, जिसको मुलेटी बोलते हैं। और दूसरा जो है टेट्रासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक मतलब 4 रिंग, इसका मतलब स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट होगी। तो डायस्कोरिया और जिनसेंग जो एग्जाम्पल जो आते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड के अंदर। आइसोथायोसायानाइड ग्लाइकोसाइड्स, इसके अंदर एग्जाम्पल सिनीग्रीन है और ब्लैक मस्टर्ड। इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, आपको हमेशा याद रखना होगा। थायोसाइनेट जो ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल हमारा ब्लैक मस्टर्ड आ रहा है, और ये जो सिनीग्रीन है इसका एक्टिव कांस्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है साइनोजेनेटिक और साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का जो एग्जाम्पल है बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड, जिसके जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं या फिर जो सिलीमरीन नेम ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट है, ये इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और बिटर ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, नाम देखिए क्या है, बिटर ग्लाइकोसाइड। मोस्टली ग्लाइकोसाइड के अंदर शुगर मोइटी प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक अलग प्रकार की कैटेगरी है, बिटर ग्लाइकोसाइड को हम मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड के नाम से भी जानते हैं। तो बिटर ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल क्या है, उसमें क्वेशिया आएगा, उसमें चिराटा आएगा, जैंशियन आएगा और उसमें कालमेघ ड्रग भी आएगी। सो दीज आर द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन ए ग्लाइकोन मोइटी। नंबर ऑफ टाइम इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक कैटेगरी के जो एग्जाम्पल है आपको बच्चों रटे होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ग्लाइकोसाइड सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी है, अल्कलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिन है, टैनिन है। तो ये 4-5 कैटेगरी है जिनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ये जब हम आइडेंटिफिकेशन जो करेंगे केवल केमिकल टेस्ट के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो बच्चों कोई भी अगर केमिकल टेस्ट करते हैं किसी का, तो वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो होता है जनरल केमिकल टेस्ट और एक होता है स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। अब भाई अंतर क्या है, केमिकल टेस्ट तो दोनों ही हैं, अंतर है। जनरल केमिकल टेस्ट जो होता है दैट इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कैटेगरी। केमिकल कैटेगरी क्या है, ग्लाइकोसाइड है, अल्कोलॉइड है, हमारी रेजिन है, टैनिन है, ये हमारी जनरल कैटेगरी हैं। तो जो केमिकल टेस्ट जनरल कैटेगरी के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं उनको बोला जाता है जनरल केमिकल टेस्ट। अब बात करते हैं स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट का मतलब है कि जो स्पेसिफिक जो ड्रग्स होती हैं उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होते हैं। तो अगर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो वो जो टेस्ट होंगे वो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होंगे। अगर किसी ड्रग की केमिकल कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो वो जनरल केमिकल टेस्ट होंगे। तो अभी तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं पहला टेस्ट है बच्चों, ये हमारा जनरल केमिकल टेस्ट है। जनरल केमिकल टेस्ट किसके लिए आ रहा है, ग्लाइकोसाइड के लिए। टेस्ट का नाम देखो क्या है,
रिडक्शन ऑफ फैलिंग सोल्यूशन ए एंड बी नंबर ऑफ टाइम हमने इस टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। दिस टेस्ट फाउंड पॉजिटिव ड्यू टू द रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के लिए टेस्ट पाया जाता है। शुगर हमारी ग्लाइकोसाइड के अंदर भी प्रेजेंट है, इसलिए ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। मगर मैं फिर से आपको पीछे की स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। एक बात मैंने बोली थी, एक पॉइंट बोला था कि जब तक हम ग्लाइकोसाइडल ड्रग का हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे तब तक ये फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पहला जो पॉइंट आ रहा है, रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, ये हमारा कॉपर सल्फेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है। फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, पोटेशियम ट्राइट्रेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है। इसको ऐड करते हैं अपने टेस्ट सैंपल हमारा ग्लाइकोसाइडल ड्रग, ये कोई भी ली जा सकती है। उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। अब आप इधर देखिए, नो रेड प्रेसिपिटेट एक तो पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वेरी फ्यू रेड कलर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब में हमने ग्लाइकोसाइडल ड्रग डाली, उसके अंदर हमने फैलिंग सॉल्यूशन ए डाला, फैलिंग सॉल्यूशन बी डाला, और उसको फिर हमने गर्म कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। उसको 5-10 मिनट के लिए रख देते हैं अपने टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर। जब उसको थोड़ी देर बाद उठा के देखते हैं, बॉटम पे देखा जाता है टेस्ट ट्यूब की जो नली की जो नली का जो बिल्कुल जो बॉटम होता है, जो तला होता है, उस पर जाके देखा जाता है। अगर रेड कलर के कुछ प्रेसिपिटेट की डिपोजिशन होती है तो ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव पाया जाता है। मगर पहली वाली कंडीशन में क्या है कि इसमें या तो नो रेड कलर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुए या फिर बहुत ही कम उसमें रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो क्या ये हमारी ग्लाइकोसाइड के केमिकल टेस्ट को पॉजिटिव बताएगा? नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन नहीं आई है। मगर क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया क्यों नहीं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? पहली बात तो मैं बता दूं, ये टेस्ट बच्चों जब पाया जाएगा पॉजिटिव, जब हमारा शुगर मोइटी जो है, ये शुगर के लिए टेस्ट है, शुगर मोइटी जो है फ्री फॉर्म में पाई जाएगी। मगर हमारी ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन क्या थी? ग्लाइकोसाइड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट, ग्लाइकॉन एंड द ए ग्लाइकॉन, शुगर एंड नॉन शुगर, दे आर लिंक्ड विद द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब तक ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे तो शुगर मोइटी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। जब तक शुगर मोइटी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, वो फैलिंग सॉल्यूशन नहीं हो, और फैलिंग सॉल्यूशन बी से रिएक्ट कैसे कर सकती है? तो मेन काम तो पहले यही करना है बच्चों कि हमें पहले शुगर मोइटी को फ्री करना है, जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा एक ग्लाइकॉन पोर्शन के साथ जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, फॉर शुगर पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड, स्पेसिफिक आ गया, फॉर शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है? फैलिंग सॉल्यूशन ए लिया जाएगा, फैलिंग सॉल्यूशन बी लिया जाएगा, टेस्ट सैंपल के अंदर डाला जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस करने से होगा क्या, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जब हाइड्रोलाइसिस किया गया बच्चों, तो यहाँ पे पाया गया ब्रेकडाउन प्रोसेस। ब्रेकडाउन किसका हुआ? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का। जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टूटा तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टूटा, शुगर पोर्शन अलग हुआ और नॉन शुगर पोर्शन जो है वो भी अलग हुआ। अब ये जो शुगर पोर्शन जैसे ही अलग होगा, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी के साथ। और जब हम अपनी टेस्ट ट्यूब के बॉटम को देखते हैं कुछ समय रखने के बाद, तो उसकी जो नली के जो तला है, जो बॉटम है, उस पर हमें रेड कलर के प्रेसिपिटेट प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये कंफर्म करता है कि ये जो ड्रग है ग्लाइकोसाइडल ड्रग है। मगर कंडीशन क्या है? इसमें पहले हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कंडीशन पूछी गई थी, ग्लाइकोसाइड जो ड्रग है वो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ए और बी पॉजिटिव क्यों नहीं देती, उसका कारण क्या है? जब तक हम उसे हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे तब तक ये टेस्ट मोस्टली पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट आ गए। पहला जनरल केमिकल टेस्ट था ग्लाइकोसाइड के लिए। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट में बच्चों डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल नाम है, और वो केमिकल टेस्ट किस लिए पॉजिटिव आ रहे हैं उसका केवल नाम बताएंगे, उसका रीज़न बताएंगे। नंबर 1 आ रहा है हमारा, नंबर 1 जो आ रहा है वो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं जो कि ड्रग में पॉजिटिव पाए जाते हैं? एक तो आ रहा है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, एक आ रहा है हमारा बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। उसके ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, ओ टाइप लिंकेज। हमने लिंकेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था। ओ टाइप लिंकेज था, एस टाइप लिंकेज था, सी टाइप लिंकेज था और एन टाइप लिंकेज था। ओ टाइप के अंदर 2 ड्रग आ रही थी, सैना और रुबार। तो इसका मतलब एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर
अगर बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा तो सेना ड्रग के अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा और हमारा रुबार्ब ड्रग के अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा। दूसरा क्या है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। दूसरा क्या है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। ये सी टाइप लिंकेज के अंदर, जिसको एलोइन टाइप लिंकेज के नाम से भी जाना जाता है, उसमें पाया जाएगा पॉजिटिव। ड्रग के एग्जाम्पल क्या थे, एलॉय एंड कैस्केरा। तो एलॉय एंड कैस्केरा में तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, और सेना और रुबार्ब में बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। यकीन मानिए इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइडल ओ टाइप लिंकेज कंटेनिंग ड्रग प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ द टेस्ट, या फिर विच टाइप ऑफ द टेस्ट फाउंड पॉजिटिव। सीधा सा उत्तर है केवल बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अगर वो टाइप से रिलेटेड है, अगर सी टाइप लिंकेज से रिलेटेड होगा तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। इसमें एक नाम याद क्या करना है, एक तो कौन सा लिंकेज है, उसके एग्जाम्पल ड्रग के। सी टाइप लिंकेज है तो एलोय एंड कैस्केरा, ओ टाइप लिंकेज है तो सेना और रुबार्ब। सेना और रुबार्ब में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। एलोय एंड कैस्केरा सी टाइप लिंकेज, कौन सा केमिकल टेस्ट पॉजिटिव, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। ये आपको याद होना चाहिए। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर हमारे दो टेस्ट है, एक तो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा, ये फिजिकल टेस्ट के अंदर है, और ये एक्टिविटी के बेसिस पे है, जिसको नाम दिया गया हीमोलाइसिस या फिर हीमोलाइटिक टेस्ट। हीमोलाइसिस का मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी पाया जाएगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर बच्चों बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आ रहा है हमारा किलर किलियानी टेस्ट। डिजिटॉक्सो शुगर के लिए डिजिटैलिस के अंदर पाया जाता है, डिजिटॉक्सो शुगर के अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा। लीगल टेस्ट भी हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा किसके अंदर होता है, डिजिटैलिस के अंदर। बालजेट टेस्ट भी हमारा किसके अंदर पाया जाता है, डिजिटैलिस के अंदर, कार्डियोलाइट्स की होने की वजह से। लीबरमैन बुचार्ड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम इस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो कौन सा टेस्ट है जो स्टेरॉयडल मोइटी के होने को कंफर्म करता है, आंसर इज़ लीबरमैन बुचार्ड रिएजेंट टेस्ट। याद होना चाहिए। एक टेस्ट हो रहा है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, ये भी हमारा स्टेरॉयडल मोइटी या फिर ट्राइटर्पिनोइड का आइडेंटिफिकेशन के काम में लाया जाता है। सोडियम पिक्रेट टेस्ट जो है वो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन में काम में लाया जाता है। एससीएन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, सोडियम पिक्रेट से वो रिएक्ट होती है तो वो येलो कलर प्रोड्यूस करती है। तो ये सोडियम पिक्रेट जो टेस्ट है वो किसके अंदर पाया जाएगा, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। और वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट जो है वो फ्लेवोनोइडल ग्लाइकोसाइड जो जिसमें सिट्रस फ्रूट आ रहे थे उनके लिए ये बच्चों पॉजिटिव पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट आ गए और उन केमिकल टेस्ट पे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो चार्ट है वो सिंप्लीफाइड तरीके से बनाने की आपके सामने कोशिश की गई है। इनको अच्छे तरीके से याद करना, और याद करने के आधार पे ही जब आप तैयार हो जाएंगे तो मैं एक MCQ की सीरीज़ जो कि केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगी, हमारी फार्माकोग्नोसी से, हमारी फाइटोकेमिस्ट्री से और हमारे ग्लाइकोसाइड से, केवल इसी से रिलेटेड मैं एक MCQ सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसका क्या क्या ऑप्शन होंगे, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उनमें सही ऑप्शन क्या है, उसका रीज़न के साथ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ये जो हमारा जो सेशन था ये हमारा कंप्लीट होता है। अब ये जो सेशन इज़ ओपन टू आस्क द क्वेश्चन। आप ये जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, उसी पे ही आप अपने कमेंट वाले सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट आई थिंक मैं सोचता जितने ज़्यादा क्वेश्चन राइज होंगे उतना ही पता लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट इस टॉपिक के अंदर है। बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके चला हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके चला हूँ, मगर ये टॉपिक ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, B.Pharm 4th सेम के सेमेस्टर में, B.Pharm 5th सेम के सेमेस्टर में जनरली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GPAT या फिर GPAT में, DCU के एग्ज़ाम में, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए मेरी कोशिश थी कि एक प्रेजेंटेशन ऐसा बनाओ जो कि जनरल टॉपिक से रिलेटेड हो। तो मेरी कोशिश है, देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती है, मगर समझाने की कोशिश की गई है वो बहुत ही साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय।